अस्सलाम वालेकुम। सदर आसिफ अली जरदारी को एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून मिस्टर 10% के नाम से पुकारा करती थी। इसका पस मंज़र ये था कि मुबैना तौर पर उन्होंने 1988 से 1989 तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 20 माह के दौरे हुकूमत में हर सरकारी ठेके का 10% वसूल किया था। ये इंकशाफ साबिक निगरान वज़ीर आज़म ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई ने किया था, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी को उनके मुखालिफिन मिस्टर 10% कहने लगे। उन पर कई तरह के इल्ज़ामात थे, जिनमें से एक ये भी था कि उन्होंने कराची में एक पाकिस्तानी नजाद बरतानवी कारोबारी शख्स की टांग से बम बांधकर उसे बैंक से अपने लिए रकम निकलवाने पर मजबूर किया था। उस ज़माने में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ये मुकदमा दरअसल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया है, क्योंकि इस वाक़े की ख़बरें ज़राए के हवाले से उन सहाफ़ियों ने दी थी जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में रहते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के ख़ात्मे पर आसिफ अली जरदारी को गिरफ़्तार कर लिया गया और इन पर भत्ते का मुकदमा बनाया गया। 1990 के इंतखाबात में वो बाकायदा तौर पर सियासत में आ गए। उन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा और जीत गए। इन इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ की पहली हुकूमत बनी और उनके दौरे हुकूमत में जरदारी को जेल में ही रहना पड़ा। ये हुकूमत 1993 में ख़त्म हुई और आसिफ अली जरदारी जेल से सीधे ऐवान सदर पहुँचे ताकि निगरान वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी की काबीना में वफाकी वजारत का हल्फ उठा सकें। इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और वो वज़ीर बन गए। कुछ अरसे बाद असम्बली टूटी और नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गए। उन्हीं की हुकूमत में आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का आगाज़ हुआ, जिसकी बुनियाद नजम सेठी साहब ने रखी, जो नवंबर 1996 से जनवरी 97 तक निगरान वज़ीर आज़म मलिक मेराज खालिद के मुशीर बराए सियासी अमूर और एहतसाब थे। नजम सेठी साहब ने ही सुराग लगाया था कि वो सरकारी फ़ाइलें जिनमें आसिफ अली जरदारी की दिलचस्पी होती थी, उन पर पीले रंग का स्टिकर लगा दिया जाता था, जो बाद में उतार कर बाकायदा ज़ाया किया जाता था। ये तहक़ीक़ात चलती रहीं और 1997 की गर्मियों में हुकूमत के हाथ आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कागज़ात का एक अंबार लगा। ये कागज़ात एक नामालूम मुखबर के ज़रिए स्विट्ज़रलैंड में भुट्टो ख़ानदान के वकील येन शैले गलमिख के दफ्तर से मिले। इन कागज़ात के मालिक ने पाकिस्तान से $10 लाख का मुतालबा किया, मगर लंदन में होने वाली बातचीत के ज़रिए $1 लाख में सौदा हो गया। इन कागज़ात में भुट्टो जरदारी ख़ानदान की दुनिया में फैली हुई जायदादों की तफसील, मुख्तलिफ़ कंपनियों से कमीशन वसूल करने के खुफिया तहरीरी मुआहदे, मुख्तलिफ़ बैंकों के अकाउंट्स में पैसे जमा कराए जाने की रसीदें, ऑफशोर बनाई गई कंपनियों की तफसील, सभी कुछ शामिल था। कागज़ात के इस अंबार में राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी डीअसॉल्ट एविएशन से होने वाला समझौता भी शामिल था। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब पाकिस्तान को अमेरिका ने मज़ीद F-16 लड़ाका तैयारे देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने सोचा कि F-16 की बजाय फ्रांस के डीअसॉल्ट एविएशन से 32 मेराज तैयारे ख़रीदे जाएं। 1995 में इस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए तो इसे पता चला कि असल बातचीत आसिफ अली जरदारी और आमिर लोधी नाम के वकील से होगी, जो पेरिस में काम करते थे। आमिर लोधी मोहतरमा मलीहा लोधी के भाई थे, जिन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका में सफ़ीर लगाया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वकील के दफ्तर से जो कागज़ात बरामद हुए, उनमें एक ऐसा कागज़ था जो उस वकील ने अपनी याददाश्त के लिए तैयार किया था। इस कागज़ में बताया गया था कि डीअसॉल्ट एविएशन ने ऐसा मुआहदा तैयार किया है जिसकी सिर्फ एक ही कॉपी होगी, जो फ्रांस में उसके दफ्तर में पड़ी रहेगी। इस मुआहदे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के ज़ेर इंतज़ाम ऑफशोर कंपनी माल्टन बिजनेस SA को 5% मुआवजा दिया जाएगा। अंग्रेज़ी में मुआवजे के लिए लफ्ज़ रिम्यूनरेशन इस्तेमाल हुआ। ये भी वाज़े किया गया कि सिर्फ डीअसॉल्ट एविएशन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी 2 कंपनियों की तरफ से भी ये मुआवजा आएगा। इन पैसों के साथ एक शर्त यह भी लगाई गई कि फ़्रांस में इस रकम का लेन देन नहीं होगा, ना कोई फ्रांसीसी शहरी ये रकम वसूल कर सकेगा। ये सारे मुआहदे मुकम्मल हो गए तो मेराज तैयारों के सौदे की तरफ तवज्जो हुई, मगर
اس میں اتنا وقت لگ گیا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت انہی کے بنائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے توڑ دی اور یہ سودا مکمل نہ ہو سکا۔ 1997 میں بھٹو خاندان کے وکیل کے یہ کاغذات امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے ہاتھ لگ گئے تو اس نے ڈی اسالٹ ایویشن سے رابطہ کیا اور اس خفیہ معاہدے کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو کمپنی نے تحریری سوالات بھیجنے کو کہا اور 2 ہفتے بعد کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی ان کاغذات کے بارے میں سوال کیے، مگر انہوں نے ان سے متعلق براہ راست کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اسے اپنے خلاف چلائی گئی سیاسی مہم قرار دیا۔ ڈی اسالٹ ایویشن جو اس وقت معراج طیارے بنایا کرتی تھی اب رافیل بناتی ہے۔ یہ طیارے بھارت نے خریدے اور پاکستان کے مقابلے پر آئے تو گرا دیے گئے۔ ڈی اسالٹ ایویشن آج بھی لڑاکا طیارے بنا کر بیچ رہی ہے۔ کاغذات کا وہ انبار شاید آج بھی نیب کے دفتر میں کہیں پڑا ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پر وہ خبر بھی موجود ہے، اور آصف علی زرداری اب صدر مملکت ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ شکریہ۔